Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathflix by Hashim Zia. बेटा आज की क्लास बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। मैं अपने तमाम बच्चों के लिए खुशखबरी लेकर आ रहा हूँ। वो तमाम बच्चे जो ई-कैट की मुझसे तैयारी करते हैं या बी-कैट की मुझसे तैयारी करते हैं या फिर एम-टी-कैट की तैयारी अब हमारे बैचेस के अंदर करते हैं, तो भाई मैंने एक काविश है मेरी अपने तमाम इस कौम के बच्चों के लिए कि मैं आप लोगों के लिए एक मैराथन सीरीज लेकर आ रहा हूँ। आज की ये वीडियो मेरे बी-कैट के बच्चों के लिए। बी-कैट का मतलब होता है बिजनेस कॉलेजेस एप्टीट्यूड टेस्ट। वो तमाम बच्चे जो चाहे पाकिस्तान की किसी भी बिजनेस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, इधर आप आईबी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इधर आप नस्ब बिजनेस स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इधर आप अप्लाई कर रहे हैं लम्स के लिए, इधर आप अप्लाई कर रहे हैं केएसबीएल के लिए, सीबीएम के लिए, लॉ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए, या फिर कोई भी गर्ज ये कि पाकिस्तान की किसी भी बिजनेस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, ये लेक्चर सीरीज आप तमाम बच्चों के लिए बड़े फायदेमंद होगी। उसके पीछे मैं आपको रीजन बताता हूँ। पाकिस्तान के अंदर जब कभी हम बिजनेस यूनिवर्सिटीज का जिक्र करते हैं तो टॉप पे लम्स आती है, नहीं तो आईबी आती है। और इन तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर आईबी की मैथ्स का पोर्शन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आईबी की मैथ्स का पोर्शन जिस बच्चे ने एस कर लिया उसके लिए सेट निकालना बहुत सिंपल है। सेट की मैथ्स आईबी के मुकाबले में डिफिकल्ट नहीं होती भाई। अगर आप आईबी की मैथ्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो सेट की मैथ्स। आप अपने बच्चों को एक चीज खास तौर पर बताते हैं कि अगर आपने आईबी की मैथ्स को एस कर लिया ना, आईबी की मैथ्स का पेपर अगर आपने तरीके से निकाल लिया, आप सेट की मैथ्स आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि सेट की मैथ्स के मुकाबले में आईबी की मैथ्स ज्यादा डिफिकल्ट है। आईबी की इंग्लिश हल्की है एज कंपेयर टू सेट की इंग्लिश के मुकाबले में या फिर लम्स की इंग्लिश के मुकाबले के अंदर। मगर याद रखिएगा आईबी के अंदर मैथ्स का पोर्शन क्या होता है, ज्यादा टफ होता है। सेम गोज फॉर ईयर। अगर आपने आईबी की मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया तो आप पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज जो बिजनेस यूनिवर्सिटीज लाया करती हैं वहां पे आराम से आप अपना एडमिशन ले सकते हो। इसीलिए मेरी एक कोशिश है, मेरी एक काविश है, और वो काविश ये है कि मैं आप लोगों को स्पेशल मॉक टेस्ट सीरीज कवर करवाऊं जिसमें आईबीए के जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट तरीन पास पेपर्स थे, वो तमाम के तमाम पेपर्स इंशाल्लाह ताला आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा और उन तमाम के तमाम पेपर्स को हम लोग बैठ के इन क्लासेस के अंदर सॉल्व करेंगे। स्पेशल लेक्चर सीरीज आप लोगों को मेरी तरफ से एक तोहफा है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आईबी की बहुत अच्छी तैयारी हो तो भाई मेरे यूट्यूब के ऊपर कंप्लीट आईबी की लेक्चर सीरीज मौजूद है, वहां से भी तैयारी कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो तो हमारे बी-कैट के स्पेशल बैचेस होते हैं जहां पे पाकिस्तान की टॉप की बी-कैट की फैकल्टी आके पढ़ाती है, आप उसका हिस्सा भी बन सकते हैं। और उसके अंदर आपकी कंप्लीट तैयारी कवर होगी, आपको एक एक चीज प्रोवाइड की जाती है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको हमारे पोर्टल्स के थ्रू मिल रहे होते हैं, आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होती हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड देयर। सेकंड नंबर को ध्यान में रखते हुए मैंने एक काविश करी है अपने तमाम बच्चों के लिए कि भाई मैं आप लोगों के लिए आईबीए की एक स्पेशल लेक्चर सीरीज लेकर आ रहा हूं इंशाल्लाह ताला अज़्ज़वजल, जिसमें हम लोग आईबीए के तमाम पास पेपर्स को कवर अप करेंगे। आप देखोगे मैं आईबीए के मॉक टेस्ट आपको कवर अप करवाऊंगा, आईबीए के स्पेशल पास पेपर्स मैं आपको कवर करवाऊंगा। इन मॉक टेस्टों के अंदर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आईबीए के जो भी पुराने पेपर्स थे 2000 से लेके 2024 तक के, उसमें जैसे जैसे क्वेश्चंस आए उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे के सारे इन मॉक टेस्टों के अंदर कंबाइन किए गए हैं एंड देन वी विल बी सॉल्विंग दोस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट। हम कोशिश करेंगे कि भाई जितने भी आईबी के आज तक के पास पेपर्स आए उनमें जितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे उनको इन मॉक टेस्ट के अंदर डिस्कस करें और फिर मैं आपको तमाम की तमाम लेक्चर सीरीज सॉल्व करवा रहा हूं इंशाल्लाह ताला। तो कहने का मकसद क्या है कि भाई अगर आपने किसी भी बिजनेस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, आपने इस लेक्चर सीरीज को अगर ले लिया तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। अगर आप आईबी की बात करते हैं तो आईबी में देखो दो सेक्शन होते हैं। आईबी में एक आपके पास आता है मैथ्स का सेक्शन और एक आपके पास आता है इंग्लिश का सेक्शन। आईबी में सिर्फ दो सब्जेक्ट्स आते हैं, एक मैथ्स और एक इंग्लिश। मैथ्स के भी 45 एमसीक्यूज होते हैं, इंग्लिश के भी 45 एमसीक्यूज होते हैं, सही है ना। और आपके पास ये दो सब्जेक्ट्स होते हैं आईबी के पेपर के अंदर, मैथ्स होगा और इंग्लिश होगा। याद रखिएगा आप इसकी तैयारी आराम से चाहो तो मेरे यूट्यूब से भी कर सकते हो। मेरे यूट्यूब पे कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है आईबीए का या लम्स का या फिर पर्टिकुलरली किसी भी बिजनेस यूनिवर्सिटी का बी-कैट का। और अगर आप चाहते हो कि आपको प्रॉपर्ली गाइडेंस मिले, प्रॉपर्ली कवर करवाई जाए चीजें, तो आप उसके लिए हमारे बैचेस का हिस्सा भी बन सकते हो। हमारे बैचेस का फायदा क्या होता है कि भाई वहां पे पाकिस्तान की टॉप की एप्टीट्यूड की फैकल्टी आपको बी-कैट की मैथ्स भी पढ़ाएगी, बी-कैट की इंग्लिश भी पढ़ाएगी। वो टीचर जिन्होंने खुद आईबीए से पढ़ा हुआ है, वो खुद आईबीए के ग्रेजुएटेड हैं, वो आपको बैठ के पढ़ा रहे होते हैं। इस दफा जो आईबीए का टेस्ट है वो 22 जून को आ रहा है। आईबीए का इस साल का जो टेस्ट है राउंड नंबर 2 दैट इज कमिंग ऑन 22 ऑफ जून। मेरी कोशिश है कि उससे पहले मैं आपको एटलीस्ट 12 to 15 पेपर सॉल्व करवाऊं आईबीए के पास पेपर्स के। मैंने ऑल्दो काफी सारे पेपर्स पहले भी सॉल्व करवाए हैं, मगर साथ साथ मेरी एक काविश है, एक मेरी कोशिश है कि मैं मजीद पेपर्स आप लोगों को इंशाल्लाह ताला सॉल्व करवाऊं और उसके लिए हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, उसके लिए मैं काम कर रहा हूं। तो ये लेक्चर सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और अगर आप में से आपका कोई फ्रेंड है, कोई जानने वाला है जो इधर आईबी की तैयारी कर रहा है या उसके अलावा किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहा है, चाहे वो नस्ट है, फास्ट है, यूवीटी है, जीआईके है या कॉमसेट्स है,
या फिर आपका कोई प्री मेडिकल का फ्रेंड है, वो किसी भी पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेज की तैयारी कर रहा है, तो आप लोगों को सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि आप हमारे लाइव बैचेस का हिस्सा बन सकते हैं। इन लाइव बैचेस का देखो फायदा क्या होता है, अक्सर बच्चे पूछते हैं सर यूट्यूब पे भी तो सब अवेलेबल है, तो भाई इसका सिंपल सा आंसर है, यूट्यूब पे कोई प्रॉपर गाइडेंस आपको नहीं दे रहा होता। ऑल्दो मैं बड़ी मेहनत करता हूं यूट्यूब के ऊपर, मगर एट द एंड ऑफ द डे आपको एक प्रॉपर एक डंडा चाहिए होता है, एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होती है, आपको एक प्रॉपरली रिसेंट पास्ट पेपर्स मालूम होने चाहिए, आपको रेलिवेंट कोर्स मटेरियल मालूम होना चाहिए। तो ये तमाम चीजें हम बैचेस के अंदर डिस्कस करते हैं। बैचेस का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि भाई बैचेस के अंदर आपको लाइव क्लासेस के अंदर कंप्लीट कोर्स कवर करवाया जाता है। लाइव क्लासेस के अंदर आपको कंप्लीट चीजें हम लोग कवर करवाते हैं। लाइव क्लासेस के अंदर आपको बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर लेके जाते हैं। पहले नंबर के ऊपर हमारी जो भी लाइव क्लास होती है बेटा, उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलती है। मैं तो हमेशा बच्चों से कहता हूं कि फिजिकल कोचिंग और जस्ट दी बुलशिट, आपका फिजिकल कोचिंग में जाने आने में जितना टाइम जाया होता है आपको उसका आइडिया भी नहीं है। आप 6-6 घंटे की 9-9 घंटे की किसी फिजिकल कोचिंग में जाके क्लास लेते हो और फिर घर पे जाके आपके पास उसकी प्रैक्टिस करने का टाइम ही अवेलेबल नहीं होता। उससे बहुत बेहतर ऑनलाइन मीडियम पे पढ़ना होता है कि जहां पे आपका कोई टाइम जाया नहीं हो रहा। आप सुबह अपने पेस पे उठते हो, उठने के बाद आप सिंपल तरीके से अपने पोर्टल्स को लॉगिन करते हो एंड देन लाइव क्लासेस का हिस्सा बनते हो। याद रखिएगा जो भी हमारी लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग होती है ये आपको हमारे स्पेशल पोर्टल्स होते हैं जो कि हमारी आईटी टीम क्रिएट अप करती है। आप उन पोर्टल्स का ऊपर रजिस्टर करवाते हो एंड देन पर्टिकुलरली आप वहां से लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग को ले सकते हो। आपको कंप्लीट कोर्स का एक्सेस भी होता है, यानी कि वो तमाम बच्चे जो कि अप्लाई कर रहे होते हैं, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, आपको कंप्लीट कोर्स का एक्सेस भी अवेलेबल होता है। यानी कि इन केस अगर आपको कोई चीज खुद से कवर करनी है तो आपको वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। इसके अलावा जितने भी रीसेंट पास्ट पेपर्स होते हैं हम वो सारे के सारे अपनी क्लासेस के अंदर डिस्कस करते हैं। और सबसे बड़ा फायदा जो हम आपको ऑफर करते हैं कि आप पाकिस्तान की किसी भी अकेडमी में जाते हो, वहां पे 70,000 60,000 रुपए फीस ली जा रही है। इनफैक्ट जो एप्लीकेशन है मैं उन्हें पर्सनली जानता हूं, 22,000 रुपए से रिकॉर्डेड लेक्चर्स का आपको कोर्स बेच रहे हैं। तो भाई आपको नुकसान क्या है? नुकसान ये कि दे आर जस्ट टेकिंग द मनी फ्रॉम ऑल ऑफ यू गाइस और उस पैसे को वहां पे लगा नहीं रहे। ऑन दी अदर हैंड मैं आपको क्या चीज ऑफर कर रहा हूं, इधर आप पाकिस्तान की किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, साथ में बिजनेस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, आपको दोनों चीजें हम लोग बैच में प्रोवाइड करते हैं। यानी कि इस फीस के अंदर जो 7,000 की फीस होती है उसमें ना सिर्फ आपकी कंप्लीट ईकेट की तैयारी कवर होती है बल्कि कंप्लीट बीकेट की तैयारी भी कवर होती है। हम आपको ऑप्शन देते हैं कि भाई आप जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहो हमसे आप पढ़ सकते हो। आपके पोर्टल के ऊपर सारे सब्जेक्ट्स का एक्सेस अवेलेबल होगा, यानी कि ईकेट के भी बीकेट के भी। और अगर कोई एमडीकेट का बच्चा है तो उसको एमडीकेट का प्रॉपर्ली एक्सेस मिलता है। यानी कि आपके लेट्स सपोज नस की बात करूं, नस के अंदर अगर नस बिजनेस स्कूल की हम बात करें, वहां पे मैथ्स है, इंग्लिश है और आपके पास ये दो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। सेम गोज फॉर दी आईबीए। बट बहुत से बच्चे होते हैं जो आईबीए की बीकेट के साथ साथ आपके पास आईबीएससीएस की तैयारी भी करते हैं, हम आपको वो भी प्रोवाइड करेंगे। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं नस्ट इंजीनियरिंग की तैयारी भी कर रहे होंगे, हम आपको वो भी प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा आपको मिलता है। सेकंड नंबर के ऊपर सबसे बड़ी चीज, आपके प्रॉपर्ली एकेडमिक काउंसलर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। पाकिस्तान के टॉप कैपेटल टीचर्स जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर, डिफरेंट स्कूल्स के अंदर ए लेवल्स, ओ लेवल्स पढ़ा रहे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बैचेस के अंदर वो एज एकेडमिक काउंसलर मौजूद होते हैं जो कि आपको हर चीज बेसिक लेवल से गाइड करने को तैयार होते हैं, बैठे होते हैं। इसके अलावा आपके 24/7 व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं कि जहां पे आप अपनी हर तरह की कंफ्यूजन्स को दूर कर सकते हो, पूछ सकते हो। कोई मसला है, कोई परेशानी है, आप डायरेक्टली हमसे वहां पे पूछ सकते हो। 24/7 आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे जहां पे आप पर्टिकुलरली किसी भी किस्म के इशू को, किसी भी किस्म के प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हो, अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हो, जहां पे आपके प्रॉपर्ली डाउट टीचर्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा आपको कंप्लीट कोर्स लाइव क्लासेस में कवर करवाया जाता है। पाकिस्तान की टॉप कैपेटल फैकल्टी होती है। मैं हमेशा अपने बच्चों से एक नॉर्मल सी बात करता हूं कि बेटा पाकिस्तान के किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर, महंगे से महंगे इंस्टीट्यूट के अंदर जो फैसिलिटीज मिल रही है ना, वो मुझे आके बताओ, मैं आपको उससे अच्छी फैसिलिटीज इंशाअल्लाह प्रोवाइड करूंगा। पोर्टल्स के ऊपर आपको सारा मटेरियल भी मिलता है। जो भी आपके लाइव क्लासेस में टेस्ट कंडक्ट होते हैं, आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं और याद रखिएगा उन टेस्टों का प्रॉपर्ली वीडियो सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। जो भी आपके टेस्ट कंडक्ट होंगे उस टेस्टों का आपको वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। बेटा आप लोगों ने लाजमी तौर के ऊपर बैच का हिस्सा बनना है और अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, याद रखिएगा ये जो आईबीए की मॉक टेस्ट सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूं, इट विल बी वेरी स्पेशल फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। आपने लाजमी तौर के ऊपर इस सीरीज को खुद भी फॉलो करना है, अपने तमाम दोस्तों के साथ जो बीकेट की तैयारी कर रहे हैं उनसे शेयर भी करना है। बेटा आइए चलते हैं आज की क्लास के ऊपर जिसके अंदर हम लोग टेस्ट को सॉल्व कर रहे होंगे। तो आइए जरा चलते हैं इस टेस्ट को समझते हैं, इस टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो आइए जरा आज की इस क्लास के ऊपर मूव करते हैं जल्दी से। You guys are watching this lecture on Mathflix by Hashim Zia। IBA पास्ट पेपर की सीरीज के साथ आज हम लोग हाजिर हुए हैं। मजीद इसको आगे बढ़ाएंगे, अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे। तो आज जो हम लोग IBA टेस्ट नंबर 5 के साथ हम लोग काम अपना स्टार्ट कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहले क्वेश्चन में मुझे कह रहे हैं कि इफ ए एंड बी आर द परफेक्ट स्क्वायर्स, यानी ए और बी कोई दो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इट्स ट्रू और इट्स पॉसिबल। पहला ऑप्शन हम सपोज करते हैं, फर्स्ट कर लेते हैं कि ए जो है वो एक्स स्क्वायर और बी जो है वो वाई स्क्वायर है। तो अगर मैं ए और बी का प्रोडक्ट लेता हूं तो मेरे पास ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर।
यानी मोस्ट कॉमनली हो जाएगा एक्स वाई का होल स्क्वायर विच इज द परफेक्ट स्क्वायर, यानी ये वैल्यू तो बिल्कुल ठीक आ रही है। लेट्स चेक आउट सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन में मुझे कह रहे हैं कि ए प्लस बी यानी इट शुड बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। थर्ड पार्ट में मुझे कह रहे हैं कि 8ab, इसको मैं यूं लिख सकता हूं 8 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो परफेक्ट स्क्वायर है बट 8 इज अगेन नॉट द परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका मतलब है बी और सी दोनों ऑप्शन जो है वो कैंसिल हो गए, गलत हो गए। अब तक ए इज द ओनली पॉसिबल ऑप्शन। लेट्स चेक आउट ऑप्शन डी इज वेल। अब यहां पे मुझे कह रहे हैं a अपॉन बी इज द परफेक्ट स्क्वायर। देखिए अभी तो आपने a की जगह एक्स स्क्वायर और b की जगह फॉर एग्जांपल अगर आप एक्स स्क्वायर ले लेते हैं तो ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा विच इज द परफेक्ट स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे y ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x अपॉन वाई का होल स्क्वायर अगेन विच इज द परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे अगर आप कोई और वैल्यू ले लेते हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ऐसे वाले केस में जो a और b का जो डिविजन होगा इन दो, ये जो मेरे पास कंप्लीट फ्रैक्शन होगी ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि d कैन नॉट बी ट्रू फॉर ऑल द केसेस, सो दिस इज द रीजन a is the only possible option. Let's move on to the next question. बच्चों बहुत ही मजेदार सवाल है। यहां पे कह रहे हैं कि द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इट्स 5:x। मैं कह देता हूं कि लेट द लेंथ एंड विड्थ इज x। लेट द लेंथ एंड विड्थ इज x। तो अगर मैंने लेंथ और विड्थ को x का नाम दिया तो इनका रेशियो मेरे पास क्या हो जाएगा जी? लेंथ मेरे पास हो जाएगी 5x और विड्थ मेरे पास या ब्रेथ मेरे पास हो जाएगी 6x। यानी अगर मैं एरिया निकालना चाहूं तो वो हो जाएगा 5x मल्टीप्लाई बाय 6x, यानी मेरे पास जो एरिया आएगा इस केस में वो आ जाएगा 30x स्क्वायर। आगे मुझसे कह रहे हैं कि इफ अ वुमन साइकिलिंग अलोंग द बाउंड्री ऑफ द पार्क एट द स्पीड ऑफ 33 किलोमीटर पर आवर कंप्लीट्स 1 राउंड इन 20 मिनट्स। अगर एक खातून है, ठीक है जी, अगर एक खातून है जो कि यहाँ पे साइकिलिंग कर रही है एट द बाउंड्री ऑफ द पार्क, ये देखिए अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है तो अगर खातून बाउंड्री ऑफ द पार्क पे साइकिलिंग कर रही है तो उसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल डिस्टेंस वो कवर करेगी दैट शुड बी इक्वल्स टू द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के पेरीमीटर के बराबर होगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे खातून की स्पीड ले लेता हूँ विच इज 33 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, मुझे यहाँ पे मीटर्स पर आवर में रिक्वायर्ड है तो क्योंकि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है तो हम अपनी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली जो मेरे पास स्पीड है प्यारे बच्चों, स्पीड मेरे पास आ जाएगी 33,000 मीटर्स पर आवर। अब यहाँ पे टाइम जो मुझे दिया हुआ है वो मुझे बेसिकली मिनट्स में दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम ये कर लेते हैं कि टाइम को हम आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे टाइम मुझे मिनट्स में दिया हुआ है, मुझे इसको आवर में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि एक जो हमारे पास आवर होता है वो बेसिकली 60 मिनट्स के बराबर होता है। इसका मतलब है कि अगर मुझे मिनट से आवर में जाना है तो आई नीड टू डिवाइड द टर्म बाय 60। 20/60 मेरे पास हो जाएगा 1/3 आवर। अगर मुझे टोटल डिस्टेंस कवर्ड रिक्वायर्ड है तो मैं लिख दूंगा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड आ रही है मेरे पास 33,000, ठीक है जी, टाइम मेरे पास आ रहा है 1/3। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास जो मेरा डिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 11,000 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो लेडी डिस्टेंस कवर कर रही है दैट इज एग्जैक्टली 11,000 मीटर। ठीक है जी, अब मेरे पास ये बेसिकली ये जो डिस्टेंस है दिस इज नॉट ओनली द डिस्टेंस, ये मेरे पास यहाँ पे पेरीमीटर भी है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। तो मेरे पास जो यहाँ पे पेरीमीटर प्यारे बच्चों दिया हुआ है वो पेरीमीटर मुझे बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ है 11,000। पेरीमीटर मुझे यहाँ पे दिया हुआ है 11,000 इक्वल्स टू, ठीक है जी, लेंथ की जगह आ जाएगा 5x और ब्रेथ की जगह आ जाएगा 6x। तो 5 + 6 11, 11 × 2 22x, ये हो जाएगा 22x डिवाइडेड बाय इक्वल्स टू 11,000। अब यहाँ पे मुझे x की वैल्यू रिक्वायर्ड है 22 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है जी। तो 11 1 टाइम्स 11 0 0 0, 11 2 टाइम्स 22, 1000 डिवाइडेड बाय 2, तो x की वैल्यू आ गई 500 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अब एरिया के अंदर अपनी x की वैल्यू को रखकर मैं बहुत इजीली अपने एरिया को कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो मेरे पास जो एरिया की वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी 30x स्क्वायर। तो x की जगह मैं जो है यहाँ पे 500 पुट करूंगा तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 500 का होल स्क्वायर। मेरे पास हो जाएगा एरिया इक्वल्स टू 30, 5 का स्क्वायर 25 और आगे मेरे पास 4 दफा 0 आ जाएंगे। जब मैं दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करूंगा तो फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा 75,000 मीटर स्क्वायर विच इज ऑप्शन नंबर सी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
बच्चों बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इस सवाल में मुझसे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू दिस द गिवन नंबर। ये कह रहे हैं यानी जो दिए हुए 4 ऑप्शंस है इनमें से वो कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि इस क्वेश्चन में दिए हुए नंबर के बराबर आ रहा है। सबसे पहली बात, आयोटा अगर मेरे पास बराबर है √-1 के तो आयोटा स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा -1। तो मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 3 + 2 आयोटा, अंदर मैं लिख दूंगा 6 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 माइनस का 4, ये मेरे पास हो गया 3 + 2 आयोटा, अंदर मेरे पास हो जाएगा -6 - 4 यानी नेगेटिव का 10 इंटू 3 + 2 आयोटा। मैं जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव का 30 और नेगेटिव का 20 आयोटा, जो कोई भी दिए हुए ऑप्शन में से नहीं है, तो इट मीन्स इट इज नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों बहुत ही खूबसूरत सवाल आ रहे हैं यहाँ पे। एक अदद मुझे एक्सप्रेशन दी हुई है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की शक्ल में कि sin x प्लस द प्रोडक्ट ऑफ cos विद द cot। cos और cot का प्रोडक्ट दिया हुआ है। सबसे पहली बात प्यारे बच्चों, cot के 2 फॉर्मूलाज होते हैं, एक होता है cos अपॉन sin और एक होता है हमारे पास 1 अपॉन टेंजेंट। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे cos और sin ही है तो मैं 1 अपॉन टेंजेंट वाला नहीं लूंगा, तो हमारे पास ये हो गया sin x प्लस cos x और आगे cot की जगह मैंने लिखा cos x डिवाइडेड बाय sin x। बच्चों यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है, एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा sin x, sin इंटू साइन ये हो गया sin स्क्वायर x और 1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो cos इंटू cos ये हो गया cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x या फिर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ये बेसिकली बराबर होता है 1 के। तो मेरे पास बचा 1 अपॉन sin x विच इज एक्चुअली इक्वल इनटू दी cosec x, क्योंकि sin is the reciprocal of the cosec x, तो इसके अकॉर्डिंग द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों बहुत ही मजेदार सवाल है, कह रहे कि x = 3y = 4z। x 3y के बराबर है और 4z के भी बराबर है, यानी तीनों टर्म्स आपस में बराबर है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूं कि लेट कर लो x बराबर है 3y के और ये बराबर है 4z के, तो ये सब बराबर है k के, तो इंडिविजुअली ये सब k के बराबर हो जाएंगे। 3y = k, 4z = k, यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास k/3 और z की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास k/4। अब पहले ऑप्शन में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी इक्वल टू 6x। तमाम ऑप्शंस को बारी बारी चेक करते हैं। पहला ऑप्शन कह रहे हैं 18y निकालो। भाई 18y, यहाँ पे y की वैल्यू मुझे दी हुई है k/3, तो 18y निकालने के लिए मैं दोनों तरफ 18 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो गया मेरे पास k/3 इंटू 18, 3 1 टाइम्स 3 6 टाइम्स 18, तो इसका मतलब है 18y मेरे पास बराबर हो गया 6k के। बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखें तो मुझे 6x की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों तरफ अगर मैं 6x को मल्टीप्लाई कर दूं तो वो 6x = 6k होगा। इसका मतलब है 18y जो है वो 6k के बराबर और 6k जो है वो 6x के बराबर है। तो इसका मतलब है कि पहला ऑप्शन तो ठीक है। लेट्स चेक आउट दी सेकंड ऑप्शन। अच्छा मेरे पास यहाँ पे y दिया हुआ है k/3, 3y निकालने के लिए दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो इसका मतलब है 3y की वैल्यू मेरे पास आ गई k। इसी तरह z, मुझे 20z निकालना है, मैं दोनों तरफ 20 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा k/4 इंटू 20, 4 1 टाइम्स 4 4 5 टाइम्स 20, तो 20z का आंसर मेरे पास आ गया 5k। ठीक है जी, 3y और 20z को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास ऊपर आ रहा है k और नीचे आ रहा है 5k, तो दोनों को ऐड करके आ गया 6k which is equal into 6x। इसका मतलब है सेकेंड ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है, और थर्ड ऑप्शन ठीक इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी इसके डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है। ठीक है जी, तो मैं डायरेक्टली आपको ये देख के बता सकता हूँ कि ये नहीं हो सकता है। फिर भी आप लोग अगर चेक करना चाहें तो आप लोग चेक कर सकते हैं। सो 1 and 2 are the best possible options, so B is the right answer. Let's move on to the next question. बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सवाल में कह रहे हैं कि द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी एक सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम मुझे दिया हुआ है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। कह रहे हैं कि व्हाट इज द वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ अ राइट सिलेंडर विद हाफ ऑफ द रेडियस, यानी फॉर न्यू सिलेंडर है, न्यू सिलेंडर की बात हो रही है, एक न्यू सिलेंडर की बात हो रही है।
कह रहा है उसका जो रेडियस है वो पुराने वाले के मुकाबले में हाफ है। हम कह देते हैं कि इसका रेडियस r और हाइट h है, तो पुराने वाले की कंपैरेटिवली इसका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हाफ हो जाएगा। एंड कह रहे ट्वाइस द हाइट, और मेरे पास जो हाइट आ जाएगी वो ट्वाइस द हाइट आ जाएगी। तो बेसिकली सिलेंडर के वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। आपने पाई एज इट इज लिया, आर की जगह आपका r/2 आ गया और h की जगह आपका 2h आ गया। तो ये मेरे पास बचा v इक्वल्स टू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू 2h होल डिवाइडेड बाय 4, 2 1 टाइम्स 2 2 2 टाइम्स 4। फाइनली मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर बेसिकली वॉल्यूम का फॉर्मूला है, तो न्यू वॉल्यूम इज एक्चुअली इक्वल टू दी हाफ ऑफ द प्रीवियस वॉल्यूम। तो न्यू प्रीवियस जो वॉल्यूम था वो 100 था, तो न्यू वॉल्यूम मेरे पास आ जाएगा 50 सेंटीमीटर क्यूब, यानी बी इज द ओनली पॉसिबल ऑप्शन। लेट्स मूव आउट ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों बहुत ही मजेदार सवाल है, कह रहे कि x-4 और प्रोडक्ट विद दी x + 10 इज लेस देन और इक्वल्स टू 10, यानी दो लीनियर फैक्टर्स दिए हुए, इनका जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 0 आ रहा है, सॉरी 10 नहीं 0 आ रहा है। अगर किसी भी दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 या 0 से छोटा आता है, ये 0 के बराबर आता है, तो हम उनको इंडिविजुअली इक्वेट करवा सकते हैं। तो मैंने कह दिया है कि x-4 इज इक्वल्स टू और लेस देन 0 एंड x + 10 इज इक्वल्स टू और लेस देन 0। दोनों तरफ 4 ऐड करवाएंगे तो यहाँ वाला 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज लेस देन और इक्वल्स टू 4। दोनों तरफ नेगेटिव 10 सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो ये हो जाएगा x इज लेस देन और इक्वल्स टू नेगेटिव 10। लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू तो हमेशा छोटी होती है, तो हम साइन को मूव करवाएंगे। तो यहाँ से हमें सिचुएशन देखने को मिली कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -10 बट इट इज लेस देन और इक्वल्स टू +4। तो ये हमारे पास दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अगेन बड़ा ही जबरदस्त सवाल है, कह रहे कि x del y इक्वल्स टू x स्क्वायर y प्लस 2xy माइनस का y देन 3 del 1.5। भाई 3 x को रिप्रेजेंट कर रहा है और 1.5 y को, इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू आ रही है 3 और y की वैल्यू आ रही है 1.5। तो इन शॉर्ट क्या करेंगे, हम लिखेंगे 3 del 1.5 x स्क्वायर y, x की जगह 3 रखा इंटू 1.5 प्लस का 2 x की जगह 3 y की जगह अगेन 1.5 माइनस y यानी -1.5। तो यहां से मैं 1.5 कॉमन ले लेता हूं, 1.5 कॉमन लिया तो अंदर बचा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 और माइनस का 1। तो 9 + 6 मेरे पास होता है 15, 15 - 1 14, 14 इंटू 1.5 अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 21, यानी बी इज द पॉसिबल ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों इस सवाल में मुझसे कह रहा है कि इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस इज 64, ठीक है जी, फिफ्थ टर्म मुझे दी हुई है अरिथमेटिक सीक्वेंस की 64। सबसे पहले जर्नल टर्म फॉर्मूला होता है an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। अगर मुझे फिफ्थ टर्म रिक्वायर्ड है तो ये हो जाएगा a5 इक्वल्स टू a प्लस 5 - 1 4d। a5 मुझे दिया हुआ है 64, तो ये हो जाएगा 64 इक्वल्स टू a प्लस 4d एंड लेट्स कॉल दैट इक्वेशन नंबर 1। आगे मुझसे कह रहे हैं इन द 13 टर्म इज 46, 13 टर्म इज 46, यानी a13 दिया हुआ है 46, तो n की वैल्यू अगर मैं 13 पुट करूं तो ये हो जाएगा मेरे पास a13 इक्वल्स टू a प्लस 13 - 1 12 12d। तो मेरे पास फाइनली a13 की जगह मैं लिख दूंगा अपने पास, अल्लाह आपका भला करे, 46 इक्वल्स टू a प्लस 12d एंड लेट्स कॉल दैट इक्वेशन नंबर 2। हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, तो ये हो जाएगा 64 इक्वल्स टू a प्लस 4d और यहाँ हो जाएगा 46 इक्वल्स टू a प्लस 12d माइनस 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 कैंसिल। 64 - 46 ये होता है 18 एंड 4 - 12 ये होता है नेगेटिव का 8। इसका मतलब है कि d की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव 18/8, यानी d इक्वल्स टू नेगेटिव 9/4। ये मैंने यहाँ पे 2 के टेबल से कैंसिलेशन की, तो 2 9 टाइम्स 18 एंड 2 4 टाइम्स 8, तो मेरे पास कॉमन डिफरेंस आ चुका है।
इस कॉमन डिफरेंस को मैं कहीं पे भी पुट कर सकता हूं ताकि फर्स्ट टर्म आ जाए। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको इक्वेशन 1 में पुट करता हूं, मैं लिख देता हूं पुट डी इन इक्वेशन नंबर 1, तो प्यारे बच्चों मेरे पास ये हो जाएगा 64 इक्वल्स टू a प्लस 4, डी की जगह आ गया नेगेटिव 9/4, 4 से 4 कैंसिल, ये हुआ 64 इक्वल्स टू a माइनस का 9, ये 9 इधर नेगेटिव है उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट टर्म मेरे पास आ जाएगी 64 प्लस 9, यानी फर्स्ट टर्म मेरे पास आ गई 73। हमें कह रहे हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द 51st टर्म। अगर n की वैल्यू 51 हो जाती है तो मेरे पास जनरल टर्म फॉर्मूला बनेगा a51 इक्वल्स टू a प्लस 50d। प्यारे बच्चों ये हो जाएगा a51 इक्वल्स टू a की जगह आ गया 73 प्लस 50, d की जगह आ गया माइनस का 9/4, माइनस का 9/4। बच्चों मैं यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मेरे पास ये हो जाएगा 225 टाइम्स 50, 2 टाइम्स 4, अब ये मेरे पास हो जाएगा इन शॉर्ट a51 इक्वल्स टू 73 प्लस माइनस माइनस 25 को हम लोग जो है वो प्यारे बच्चों 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 9 टाइम्स होता है 225, 225 डिवाइडेड बाय 2, अगेन एलसीएम कंडक्ट किया तो 2 मल्टीप्लाई बाय 73 हो जाएगा 2 3 टाइम्स 6, 2 7 टाइम्स 14, 146 माइनस का 225 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, जब हम इसको माइनस करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा नेगेटिव का 79/2, नेगेटिव का 79/2 विच इज दी 51st टर्म। ठीक है जी, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी 39.5। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि द फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द अंडर रूट x प्लस 4 प्लस 15 इक्वल्स टू 10। ये 15 यहाँ पे पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो फाइनली आई कैन से अंडर रूट x प्लस 4 इक्वल्स टू 10 माइनस 15, यानी अंडर रूट x प्लस 4 इज इक्वल इन टू नेगेटिव 5। बच्चों याद रखिएगा रूट की वैल्यू यानी रेडिकल की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रेडिकल की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है तो इस इक्वेशन का कोई भी रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो डी इज द राइट ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही मजेदार सवाल यहाँ पे आ रहा है, कह रहे कि इफ -4, -5, इफ -4, -5 and -7 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अगर -4 रूट है तो इसका फैक्टर बनेगा x प्लस 4, अगर -5 रूट है तो इसका फैक्टर बनेगा मेरे पास x प्लस 5, अगर -7 मेरे पास रूट है तो इसका फैक्टर मेरे पास बनेगा x प्लस 7। ये तीन फैक्टर्स आ गए। कह रहे वेयर a b c d आर द कांस्टेंट देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर ऑफ द इक्वेशन। x माइनस 4 तो फैक्टर नहीं है, x प्लस 4 भी, x प्लस 5 भी, x प्लस 7 भी है, तो 2 3 एंड 4 D is the right option. Let's move on to the next question. बच्चों बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। सवाल में कह रहे कि समंथा इज रनिंग अ रेस दैट इज x मीटर्स। समंथा इज रनिंग अ रेस दैट इज x मीटर। समंथा एक रेस जो है वो कर रही है, टोटल लेंथ ऑफ द रेसिंग ट्रैक है x मीटर। ठीक है, शी रन्स द 40% ऑफ द रेस एट y मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि डिस्टेंस जो हो गया स्टार्टिंग 40% का, स्टार्टिंग 40% का जो डिस्टेंस हो गया वो हो जाएगा 40% ऑफ x यानी 0.4x। स्पीड हो गई मेरे पास यहां पे y मीटर्स पर सेकेंड। मुझे यहां पे टाइम कैलकुलेट करना है। बच्चों फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले वाले का मेरे पास जो टाइम आ जाएगा वो मेरे पास आ जाएगा 0.4x डिवाइडेड बाय y। इसी तरह मुझसे कह रहे हैं कि अगला जो हिस्सा था इन द रिमाइंडर ऑफ द रेस एट z मीटर्स पर सेकेंड, z मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे ट्रेवल किया। अगर 40% पहला हिस्सा था तो रिमेनिंग हिस्सा जो है वो 60% बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि रिमेनिंग जो टोटल लेंथ थी वो थी x मीटर, तो रिमेनिंग बची 0.6x। स्पीड मेरे पास यहाँ पे दी हुई है z मीटर्स पर सेकेंड। टाइम मुझे यहाँ पे अगेन कैलकुलेट करना है, तो टाइम मेरे पास आ जाएगा प्यारे बच्चों 0.6x डिवाइडेड बाय z।
मुझसे कह रहे हैं हाउ लॉन्ग इन द सेकंड डज इट टेक समंथा टू फिनिश द रेट्स। बेसिकली मैंने यहाँ पे दोनों हाफ्स का टाइम निकाला है, पहले पार्ट में 40% का टाइम निकाला है, दूसरे पार्ट में 60% का टाइम निकाला है। अगर मुझे टोटल टाइम रिक्वायर्ड है तो मैं दोनों के टाइम को ऐड करके इसे टोटल डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, ताकि मेरे पास जो है वो उसकी प्रॉपरली मेरे पास उसका ड्यूरेशन आ जाए। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे कहता हूं कि मेरे पास टोटल टाइम के लिए क्या होगा, टोटल टाइम मेरे पास आ जाएगा 0.4x डिवाइडेड बाय y प्लस 0.66 डिवाइडेड बाय z। ठीक है जी, ये मेरे पास आ गया 0.4x डिवाइडेड बाय y, 0.66 डिवाइडेड बाय z। टोटल टाइम मैंने यहाँ पे निकाल दिया। बेसिकली अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, x को कॉमन लिया तो y z जो है वो 0.4 पे अटैक करेगा 0.4z, और y जो है वो 0.6 पे अटैक करेगा 0.65। तो A इज द राइट ऑप्शन। Let's move on to the next question. बच्चों बहुत ही जबरदस्त सवाल है, कह रहे A वेरीज इनवर्सली एज B, यानी A जो है वो B के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शन है। सबसे पहले प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट इन्वॉल्व करेंगे, दैट इज K, और K की वैल्यू आ जाएगी एज अ प्रोडक्ट ऑफ A B। अगर मेरे पास A की वैल्यू दी हुई है 3 और B की वैल्यू दी हुई है 5, तो K मेरा आ जाएगा 15। इसका मतलब है कि ये जो लॉ था ये बन जाएगा A इक्वल्स टू 15 अपॉन B। अगले पार्ट में कह रहे हैं कि अगर B को x से रिप्लेस कर दें तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट शुड बी 15 ओवर x, यानी C ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही मजेदार सवाल है प्यारे बच्चों, ये कह रहे u इक्वल्स टू 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। याद रखिएगा कभी भी अगर किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन दिया है तो उसका जो सॉल्यूशन सेट है वो इक्वेशन को जस्टिफाई करेगा। यानी हम लोग अगर सॉल्यूशन को इक्वेशन में पुट कर देंगे तो लेफ्ट और राइट का आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो मैं यहाँ पे जरा u को पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने जब u को पुट किया, u इक्वल्स टू 3 को पुट किया u स्क्वायर प्लस बीटा u माइनस 102 इक्वल्स टू 0 के अंदर, तो मेरे पास हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 बीटा माइनस का 102 माइनस 102 मेरे पास हो जाएगा प्यारे बच्चों नेगेटिव का 93। ये मेरे पास हो गया नेगेटिव का 93 इक्वल्स टू 0। 93 इधर नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड, 3 टाइम्स 9, 3 1 टाइम्स 3, यानी बीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास 31। आगे मुझसे क्या कह रहे हैं, देन द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन u स्क्वायर प्लस बीटा u। अब हम यहाँ पे बीटा पुट कर देंगे। बेसिकली मेरे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन दी हुई है वो दी हुई है u स्क्वायर प्लस बीटा u। ओरिजिनल इक्वेशन दी हुई है u स्क्वायर प्लस बीटा u प्लस 84 इक्वल्स टू 0। तो बीटा की जगह अगर 31 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 31u प्लस का 84। बच्चों मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा 3u प्लस का 28u प्लस का 84। हम 31 को 3 और 28 में ब्रेक डाउन करेंगे। यहाँ से मैंने u कॉमन लिया, अंदर बचा u प्लस 3, यहाँ से 28 कॉमन लिया, 84 डिवाइडेड बाय 28 होता है 3, तो ये बचा u प्लस 3। दोनों फैक्टर को कॉमन लिया तो u प्लस 3 इंटू यू प्लस 28 इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स अगर यहाँ पे निकालूंगा, दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर है तो दोनों इंडिविजुअली भी 0 के बराबर है। इसका मतलब है u की एक वैल्यू आ गई -3 और दूसरी वैल्यू आ गई -28, यानी C इज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल मुझे यहाँ पे दिया हुआ है कि स्क्वायर रूट ऑफ द फंक्शन x क्यूब y5 एंड द क्यूब रूट ऑफ द फंक्शन x स्क्वायर एंड y। सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं, तो ये मेरे पास हो जाएगा x क्यूब इंटू y5 विद द होल पावर 1/2, और यहाँ मेरे पास हो जाएगा x स्क्वायर y विद द पावर 1/3। इस 1/2 पावर को हम हर वेरिएबल पे अलग अलग अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 y विद द पावर 5 द होल पावर 1/2, x स्क्वायर पे पावर 1/3 एंड y पे पावर 1/3। फाइनली मेरे पास हो जाएगा x की पावर 3/2 डॉट x की पावर 2/3 डॉट y की पावर 5/2 डॉट y की पावर 1/3। दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, बेसिस सेम, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये हो गया 3/2 प्लस का 2/3 डॉट 5/2 प्लस का 1/3। अब ये मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा, हम लोग दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे इन क्रॉस मल्टीप्लाई विद द न्यूमिनेटर्स, ये हो जाएगा 4, और ये मेरे पास हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 और प्लस का 2।
फाइनली मेरे पास ये जो यहाँ पे वैल्यूज आएंगी, x की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 13/6 और y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 17/6। अच्छा जी, और अगर आप लोग यहाँ पे करें तो मैं ये कह सकता हूं कि दोनों के मेरे पास जो रेडिकल्स आएंगे ना वो बिल्कुल सेम आएंगे। अब दोबारा इन एक्सपोनेंट्स को रेडिकल में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो गया x की पावर 13 विद 6 इंडेक्स, y की पावर 17 विद 6 इंडेक्स। अब यहाँ पे हम ये काम करते हैं कि पहले हम थोड़े थोड़े इनके पेयर बना लेते हैं, ठीक है, फिर एक साथ हम इनकी पावर बना के लिख देंगे। तो मैंने लिख दिया x की पावर 6 मल्टीप्लाई बाई x की पावर 6 मल्टीप्लाई बाई x विद इंडेक्स 6, और यहाँ पे मैंने लिख दिया y की पावर 6 इंटू वाई की पावर 6 इंटू वाई की पावर 5। अब आप देख सकते हैं कि x की जो दो पॉजिटिव पावर्स हैं, ये दोनों 6 वाली जो पावर्स हैं, ये दोनों बाहर आके स्क्वायर हो जाएंगी। तो ये हो गया x स्क्वायर और 6 रूट के साथ खाली x बचा, और यहाँ पे मेरे पास बचा y स्क्वायर और 6 रूट के साथ y की पावर 5 बची। इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर विद 6 रूट x इंटू वाई की पावर 5, यानी B इज द ओनली पॉसिबल ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मजेदार सवाल है। सवाल में कह रहे हैं कि एक अदद एक्सप्रेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसको फैक्टर्स की शक्ल में ऐसे लिख दिया है। सबसे पहले तो हम जरा इसको मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हम दोबारा क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाएं। तो ये हो जाएगा 2x अटैक करेगा 3x प्लस 2 पे, और फिर माइनस का 3 अटैक करेगा 3x प्लस 2 पे। तो ये मेरे पास हो जाएगा 6x स्क्वायर, पॉजिटिव का 4x, नेगेटिव का 9x एंड नेगेटिव का 6। तो ये हो गया 6x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 6। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करवा दूं तो a की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव 6, b की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव 5 और c की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव 6। मुझसे आगे कह रहे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी एंड c, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी एंड c। ये हो गया 6 माइनस 5 माइनस 6, दोनों कैंसिल, नेगेटिव 5, यानी a इज द पॉसिबल ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों बहुत ही जबरदस्त सवाल हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। बेसिकली इस सवाल के अंदर अगर आप अपने ग्राफ को ध्यान से देखें, अगर आप अपने ग्राफ को गौर से देखें, तो आपके पास ये एक पैराबोलिक ग्राफ है जिसका वर्टेक्स ऑलमोस्ट इस पॉइंट के ऊपर बन रहा है, और इस पॉइंट को अगर आप अपने x पे देखें तो ये ऑलमोस्ट -1 बन रहा है, और y पे आप देखें तो ये ऑलमोस्ट -5 बन रहा है। इसका मतलब है कि वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आगे -1, -5 यानी h, k। ठीक है जी। अब अगर यहाँ पे मैं इनको एक्सपेंड करूं, इसकी मदद से जरा इक्वेशन निकालने की कोशिश करूं, लेकिन सबसे पहले मुझे यहाँ पे वर्टेक्स फॉर्म वाली इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। वर्टेक्स फॉर्म वाली जो इक्वेशन होती है पैराबोला की, वो होती है f ऑफ x द फंक्शन इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस का k। अब यहाँ पे a की वैल्यू अगर मैं 1 कंसिडर करूं तो मेरे पास ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, क्योंकि h ऑलरेडी मेरे पास -1 दिया हुआ है और k मेरे पास -5 है। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 माइनस का 5। तो फाइनली बचा x स्क्वायर प्लस का 2x नेगेटिव का 4। ये आ गई मेरे पास इस ग्राफ के अंदर दिए हुए पैराबोला की इक्वेशन। मुझसे कह रहे थे एडजेसेंट ग्राफ इज एसोसिएटेड विद द सेम क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, तो मुझे बताइए कि वो फंक्शन क्या होगा। बेसिकली एडजेसेंट ग्राफ जो कि इसी सेम क्वाड्रेटिक फंक्शन के साथ एसोसिएट कर रहा है वो एज इट इज सेम रहेगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू में हमारे पास फर्क आ जाएगा। x की वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर पे जब नेगेटिव आएगा तो वो कोई फर्क नहीं डालेगा, लेकिन इस वैल्यू को ये जरूर नेगेटिव 2x बना देगा। तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 विल बी दी पॉसिबल ऑप्शन विच इज ऑप्शन नंबर सी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों बहुत ही जबरदस्त सवाल है। दो अदद फंक्शन दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है मेरा फंक्शन f ऑफ x विच इज एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x, और दूसरा मेरा फंक्शन है g ऑफ x विच इज 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस का x।
कह रहे दे आर दी टू पॉलिनोमियल्स ऑफ एक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स प्लस टू। सबसे पहले तो इन दोनों को यहाँ पे देखिए सबट्रैक्ट करवा के एक नया पॉलिनोमियल एच ऑफ एक्स बनाया जा रहा है ऑप्शन ए के अंदर, तो हम इन दोनों को माइनस करवाते हैं। मैंने लिया एक्स क्यूब प्लस का 5x स्क्वायर प्लस का 3x, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस का 3x, आगे माइनस करवाएंगे तो ये हो गया नेगेटिव का 3x क्यूब, नेगेटिव का 5x स्क्वायर, नेगेटिव का x। तो एच ऑफ एक्स मेरे पास बनेगा एक्स क्यूब माइनस 3x क्यूब, ये हो गया नेगेटिव का 2x क्यूब, 5x स्क्वायर और आगे मेरे पास आ रहा है नेगेटिव का 5x स्क्वायर, दोनों कैंसिल, 3x एंड माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का 2x। अच्छा, डिविजिबल बाय x प्लस टू, अगर x प्लस टू है डिविजिबल बाय तो रिमाइंडर 0 होगा, तो फैक्टर बनना चाहिए नेगेटिव 2। तो अब हम x की जगह नेगेटिव 2 रख के देखते हैं कि क्या आंसर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर तो ये से डिविजिबल है तो रिमाइंडर शुड बी 0 और आंसर मेरा 0 आना चाहिए। रख के चेक करते हैं, नेगेटिव 2 विद द होल क्यूब प्लस 2 इंटू नेगेटिव 2, ये हो गया माइनस 2, 2 का क्यूब 8 माइनस 4, तो ये हो गया आपके पास 16 माइनस 4 यानी 12, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है कि ऑप्शन ए तो ठीक नहीं है। सेकेंड ऑप्शन में कह रहे हैं कि दोनों पॉलिनोमियल्स का सम लेके एक नया फंक्शन बनाओ m ऑफ x, दोनों को ऐड कर देते हैं, ये हो गया मेरा x क्यूब प्लस 3x क्यूब, ये हो गया 4x क्यूब, 5x स्क्वायर 5x स्क्वायर, ये हो गया मेरा 10x स्क्वायर, 3x प्लस का x, ये हो गया मेरा 4x। अब हम यहां पे जरा x की जगह नेगेटिव 2 रख के देखते हैं, तो ये हो गया 4 इंटू माइनस 2 का होल क्यूब प्लस 10 इंटू माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस का 2, तो ये मेरे पास हो जाएगा 4 इंटू नेगेटिव 8 प्लस 10 इंटू 4 माइनस का 8, ये मेरे पास हो गया माइनस 24 प्लस का 40 माइनस का 8। ठीक है जी, तो मेरे पास 4 इंटू नेगेटिव 8, बल्कि ये 32 होगा। ठीक है जी, 4 को हम जरा से 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया नेगेटिव 32 प्लस 48, 8 माइनस 8 0। इसका मतलब है क्योंकि आंसर 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0, तो x इक्वल्स टू नेगेटिव 2 इज एक्चुअली द फैक्टर ऑफ f of x प्लस g of x, यानी B इज द राइट ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों बड़ा ही जबरदस्त सवाल है, कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द क्लोज रीजन। आप देख सकते हैं कि ये जो क्लोज रीजन दिया हुआ है ये बेसिकली मेरे पास एक अदद क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, मुझसे कह रहा फाइंड द एरिया। अब यहाँ पे मेरे पास क्वाड्रिलेटरल के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ बेसिस मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो ये हो गया 1/2, बेस 1 है मेरे पास 14 और बेस 2 है मेरे पास 6, तो ये मेरे पास हो जाएगा 14 प्लस 6, हाइट मेरे पास है 5। फाइनली 1/2 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 1 टाइम्स 2 2 10 टाइम्स 20, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 50, तो 50 स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों मुझसे कह रहे हैं कि द ग्राफ ऑफ द थ्री फंक्शंस, द ग्राफ ऑफ द थ्री फंक्शन, जिसमें पहला फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 क्वाड्रेटिक फंक्शन, दूसरा फंक्शन है y इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर अगेन अ पैराबोलिक फंक्शन, और तीसरा फंक्शन है y इक्वल्स टू x माइनस √5 विच इज अ लीनियर लाइन। कह रहे शोन इन दी एडजेसेंट फिगर हाउ मेनी सॉल्यूशन डज द सिस्टम हैव। जब भी सिस्टम के सॉल्यूशंस की बात की जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों का कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए। आप देख सकते हैं कि देयर इज ओनली अ सिंगल पॉइंट, देयर इज ओनली अ सिंगल पॉइंट जो तीनों का कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन रहा है, और बाकी ये 2 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन रहा है, ये 2 का। मैं अगर सिस्टम की बात करता हूं ये भी 2 का है। मैं अगर कंप्लीट सिस्टम की बात कर रहा हूं तो मुझे तीनों सिस्टम का कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए जो कि एक ही बन रहा है। सो देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन दैट कैन एग्जिस्ट बिटवीन दीज फंक्शंस। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ा ही जबरदस्त और मजेदार सवाल है। कह रहे रिजवान मेड 3 किलोग्राम्स ऑफ स्नैक। रिजवान ने 3 किलो स्नैक्स बनाए, जिनको ग्राम में कन्वर्ट करें तो वो होते हैं टोटल 3000 ग्राम। कह रहे जिसमें 5/8 टाइम्स द ओरिजिनल
मटेरियल्स मैटर, यानी जो टोटल मटेरियल है हमारे पास उसका 5/8 पीनट्स है, यानी जो भी टोटल मास ऑफ द मटेरियल है, टोटल मास का 5/8 जो है वो पीनट्स है। जरा पीनट्स की तादाद निकाल लेते हैं। ये हो गया 5/8 ऑफ द टोटल, यानी 3000। मेरे पास ये हो जाएगा 2 4 टाइम्स 8 2 15 टाइम्स 30 0 0 2 2 टाइम्स 4 ये हो जाएगा 7 5 0 2 1 टाइम्स 2 2 3 टाइम्स 6 1 कैरी 2 7 टाइम्स 14 1 कैरी 2 5 टाइम्स 10 तो 375 मल्टीप्लाई बाय 5 कर लेते हैं। 5 5 टाइम्स 25 2 कैरी 5 7 टाइम्स 35 प्लस 2 37 3 कैरी 5 3 टाइम्स 15 15 प्लस 3 18, यानी पीनट्स जो है वो ऑलमोस्ट 1875 ग्राम्स है। आगे कह रहे 18% ऑफ रेजन्स, तो रेजन्स की भी जरा टोटल तादाद निकाल लेते हैं। 18% मतलब 18/100 मल्टीप्लाई बाय 3000, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 18 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास होता है 54 और आगे आ रहा है 0, यानी 540 ग्राम रेजिन्स है। आगे कह रहे 400 ग्राम्स ऑफ चॉकलेट चिप्स और हमारे पास 400 ग्राम चॉकलेट चिप्स हैं। ग्राम चॉकलेट चिप्स हैं, जरा टोटल निकालते हैं। ये हो गया 1875 प्लस 540 प्लस 400, तीनों को ऐड कर देते हैं यहाँ पे। ये हो गया 1875 प्लस 540 प्लस 400, ये हो गया 5 7 प्लस 4 11 8 प्लस 1 9 9 प्लस 9 18, ये हो गया 2815। ये हो गया मेरे पास 2815 टोटल। मेरे पास इन तमाम चीज़ों की अमाउंट आ रही है और कह रहे द रेस्ट वाज दी ग्रेनुला। अब कह रहे कि बताइए कितना ज़्यादा ग्रेनुला मौजूद है। टोटल जो मास था उसमें से रेजिन्स, पीनट्स और चॉकलेट चिप के टोटल मास को माइनस कर देते हैं, तो 3000 माइनस 2815 ये बचता है मेरे पास 185 ग्राम्स विच वाज दी ग्रेनुला। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझसे सवाल में कह रहे हैं बच्चों द ग्राफ ऑफ अ लाइन इन द एक्स वाई प्लेन हैज अ स्लोप ऑफ -2। एक ग्राफ है, ठीक है जी, एक मेरे पास एक लाइन का ग्राफ एक्स वाई प्लेन में जिसका स्लोप मुझे दिया हुआ है -2, स्लोप मुझे दिया हुआ है -2 एंड इट कंटेन्स अ पॉइंट 2,5। इसको हम नाम दे देते हैं x1, y1 का। सबसे पहले लाइन की इक्वेशन निकालते हैं y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस का x1। तो ये मेरे पास हो गया प्यारे बच्चों y माइनस 5 इक्वल्स टू -2 इंटू एक्स माइनस 2। तो ये मेरे पास बचा y माइनस 5 इक्वल्स टू नेगेटिव का 2x पॉजिटिव का 4, दोनों वहां ले जाते हैं। तो ये हो गया 2x प्लस वाई माइनस 5 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। पहली लाइन की क्वेश्चन आ गई 2x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास आ गई पहली लाइन की इक्वेशन। आगे मुझसे कह रहे द ग्राफ ऑफ द सेकेंड लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 1,5 एंड 4,2। जो दूसरी लाइन है वो 1,5 और 4,2 से गुजर रही है। तो 1,5 is x1, y1 and b it's 4,2 that is x2, y2। अब मुझे दोबारा क्वेश्चन निकालनी है, तो ये होगा y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1। 2 पॉइंट फॉर्म, यहाँ पे हमने एक स्लोप और एक पॉइंट वाली फॉर्म यूज की थी और यहाँ पे हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म बेसिकली इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस का x1। तो मेरे पास बच्चों ये बनेगा y माइनस 5 इक्वल्स टू 2 माइनस 5 नेगेटिव 3 और 4 माइनस 1 पॉजिटिव 3 इंटू x माइनस 1। ये दोनों कैंसिल, नेगेटिव 1 बचेगा। y माइनस 5 इक्वल्स टू नेगेटिव का x पॉजिटिव का 1, दोनों वहां ले आओ। तो ये हो गया x प्लस वाई माइनस 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सेकेंड लाइन। आगे देखते हैं कि मुझसे क्या कह रहा है। कह रहा है इफ द टू लाइंस इंटरसेक्ट एट द पॉइंट a, b। कह रहे हैं कि अगर दोनों लाइंस a, b पे इंटरसेक्ट करती हैं तो बताइए a माइनस b क्या होगा। इन शॉर्ट मुझे इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना है। दोनों लाइंस को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। मैं कह देता हूं कि अगर मैं इस वाली को इक्वेशन 1 का नाम दे रहा हूं और इसको 2 का नाम, तो मैं कह देता हूं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई
इक्वल्स टू 9 और ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 माइनस 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 कैंसिल x इक्वल्स टू 3 x की वैल्यू आ गई पॉजिटिव 3 x की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 तो ये हो गया y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 यानी y इक्वल्स टू पॉजिटिव 3। अब ये समझ लें कि a कॉमा बी मेरे पास आ गया 3 कॉमा 3। अब मुझसे कह रहे हैं a माइनस बी निकालो भाई a माइनस बी का मतलब क्या है 3 माइनस 3 विच इज 0 तो b इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों मुझसे यहाँ पे कह रहे हैं कि द सर्कल इन द एक्स वाई प्लेन एज एन इक्वेशन ऑफ x प्लस 5 with whole square plus y minus 1 का whole square equals to 36 which of the following lies in the interior of the circle। भाई याद रखिएगा अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल का आंसर जो भी इक्वेशन है लेफ्ट साइड की अगर उसका आंसर रेडियस से छोटा आता है इसका मतलब है कि पॉइंट इंटीरियर लाई कर रहा है, अगर बड़ा आता है तो पॉइंट एक्सटीरियर है, अगर इक्वल्स टू आता है तो पॉइंट एग्जैक्टली सर्कल पे लाई कर रहा है। तो यहाँ पे -5 पुट करके देखते हैं -5 प्लस 5 ये हो गया 0 तो ये टर्म पूरी खत्म हो गई -4 माइनस 1 यानी ये बचा -5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 36 तो ये हो गया 25 विच इज लेस देन 36। इसका मतलब है कि ये पॉइंट जो है वो इंटीरियर लाई कर रहा है, ठीक है जी, अंदर इंटीरियर ऑफ द सर्कल में आ रहा है। बाकी भी पॉइंट्स को आप लोग इस तरह जरा हम बी को चेक कर लेते हैं, सीओडी आपको चेक कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे अगर बी को रखूँ -3 तो -3 प्लस 5 यानी हो गया 2 का स्क्वायर, आगे मैंने लिखा प्लस -5 और -1 ये हो गया -6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 36। ये हो गया मेरे पास 4 प्लस 36 इक्वल्स टू 36 एंड 40 इज ग्रेटर देन 36 मतलब दिस पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड ऑफ द सर्कल। इसी तरह आप लोग सीओडी को भी चेक कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही मजेदार सवाल है, यहाँ पे जरा करेक्शन कर लें, इसको अल्फा कर लेते हैं, दिस इज नॉट ए, ठीक है जी। तो मुझे यहाँ पे कह रहे हैं कि इन दी एक्स वाई प्लेन द पॉइंट ए अल्फा कॉमा 2 बीटा लाइज ऑन द लाइन और विद द इक्वेशन, यानी एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है y इक्वल्स टू 2x प्लस बी, उसमें एक पॉइंट अल्फा कॉमा 2 बीटा आ रहा है तो मेरे पास ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा मेरा y। तो मेरे पास ये क्या हो गया 2 बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा प्लस का b। b को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊं तो ये हो जाएगा 2 बीटा माइनस का 2 अल्फा। आगे चलते हैं, अगली लाइन जो प्यारे बच्चों इन्होंने मुझे दी हुई है, अगली लाइन जो इन्होंने मुझे दी हुई है वो दी हुई है मुझे y इक्वल्स टू 3x माइनस बी, y इक्वल्स टू 3x माइनस बी और पॉइंट मुझे दिया हुआ है 2 अल्फा कॉमा बीटा। 2 अल्फा कॉमा बीटा इज एक्चुअली द मेन पॉइंट ऑफ द लाइन। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं आपको ये बात कह सकता हूँ कि अगर मैं y की जगह बीटा पुट करूँ दैट शुड बी बीटा इक्वल्स टू 3 इंटू 2 अल्फा यानी 6 अल्फा माइनस का b। यहाँ पे भी अगर मैं b को सब्जेक्ट बनाऊं तो ये हो जाएगा 6 अल्फा माइनस बीटा। अब बेसिकली मुझे करना क्या, मुझसे सवाल में कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, मुझसे सवाल में कहा जा रहा है कि भैया फाइंड द वैल्यू ऑफ b। अगर मैं बीटा की इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करूं तो क्या होगा, ये हो गया 2, बीटा की जगह आ जाएगा मेरे पास 6 अल्फा माइनस का b इक्वल्स टू 2 अल्फा प्लस का b। तो ये हो जाएगा 12 अल्फा माइनस का 2b इक्वल्स टू 2 अल्फा प्लस का b। b वाली टर्म को वह अल्फा घुमा लाते हैं तो ये हो जाएगा 12 अल्फा माइनस का 2 अल्फा इक्वल्स टू b प्लस 2b यानी मेरे पास हो गया 3b इक्वल्स टू 10 अल्फा। b 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड तो ये हो गया 10/3 अल्फा यानी 4 इज दी पॉसिबल ऑप्शन। तो कभी कभी यहाँ पे आपके पास मार्क हुआ होता है लेकिन कंडीशन चेंज होने की वजह से ये आंसर भी चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली हम देख सकते हैं कि 4 बेसिकली अभी तक तो ठीक आंसर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग 1 को भी चेक कर सकते हैं। अब आप 1 के लिए क्या काम कर सकते हैं कि आप b की एक वैल्यू तो मैंने 10/3 अल्फा निकाल ली है, बाकी आप b की जगह कहीं पे भी 2 अल्फा को अगर रख के सपोज कर लेते हैं इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में तो आपके पास दोनों केसेस में आंसर जस्टिफाई होंगे। तो आप लोग ये खुद करके चेक कीजिएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि 1 and 4 आर दी पॉसिबल ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही मजेदार सवाल है, कह रहे हैं द टू गिवन डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द टू नंबर्स रोल्ड विल बी 8। अगर मैं ये कहूं कि पहले डाइस में 3
और दूसरे में 5 आ जाए तब सम 8 हो सकता है। अगर पहले में 5 और दूसरे में 3 आ जाए तब सम 8 हो सकता है। अगर पहले में 2 और दूसरे में 6 आ जाए तब सम 8 हो सकता है। अगर पहले में 6 और दूसरे में 2 आ जाए तब सम 8 हो सकता है। और पहले में 4 और दूसरे में भी 4 या वाइस वर्सा आ जाए तब सम 8 हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि फेवरेबल आउटकम्स तो हो गए 5, एक डाइस के टोटल आउटकम है 6, दो क्यों होंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36, यानी टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए 36। तो 5/36 यानी ए इज दी ओनली पॉसिबल ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सवाल में मुझे कह रहे हैं कि लेट अस कंसिडर कर लो कि एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, बल्कि 1 r स्क्वायर r क्यूब एंड अप टिल इंफिनिटी, ठीक है, इन विच इज 2, यानी r इज 2, r की वैल्यू बेसिकली यहाँ पे 2 दी गई है। कह रहे द सम ऑफ द फर्स्ट k टर्म इन द सीक्वेंसेस, सम जो होगा फर्स्ट k टर्म्स का इन द सीक्वेंस, उसका फॉर्मूला बनेगा r ऑफ द k -1 डिवाइडेड बाय r -1। लेकिन अगर r की वैल्यू 2 दी जाए तो ये हो जाएगा 2 की पावर k माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2 -1। 2 -1 तो 1 होता है, तो ये हो गया 2 की पावर k -1। डिनोमिनेटर में 1 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, तो a इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों बहुत ही मजेदार सवाल है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक बुक स्टोर है, वो नॉवेल्स और मैगजीन्स को सेल करता है। तो हम ये कह देते हैं कि जो नंबर ऑफ नॉवेल्स है लेट्स कॉल दैट n, और जो नंबर ऑफ मैगजीन्स है लेट्स कॉल दैट m। ईच नॉवेल सेल्स फॉर 400, यानी टोटल नॉवेल कॉस्ट आ जाएगी 400n, एंड ईच मैगजीन सेल्स फॉर 300, तो टोटल मैगजीन कॉस्ट आ जाएगी 300m। कह रहे इफ Hamad purchased a total of 10 novels and magazines that have a combined selling price of 5000, यानी इन दोनों की जो कंबाइंड प्राइस है वो 5000 है। कह रहे हाउ मेनी नॉवेल्स डिड ही परचेजेस, ठीक है, हाउ मच नॉवेल्स डिड ही परचेज, कितने नॉवेल्स परचेज किए, यानी मुझे n की वैल्यू निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे n की जगह 3 को सब्सटीट्यूट करके देखता हूँ, तो 400 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया 1200 प्लस का 300m इक्वल्स टू 5000। 5000 में से जब 1200 जाएगा तो ये बचा 300m इक्वल्स टू 3800। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 38/3 का आंसर डेसिमल में आता है जो कि इंटीग्रल वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब है 3 तो ऑप्शन नहीं हो सकता। लेट्स चेक आउट 4। अब यहाँ पे अगर मैं 4 रखूं तो ये हो जाएगा 1600 प्लस 300m इक्वल्स टू 5000। 5000 में से 1600 गया तो मेरे पास बचेगा 3400। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 34/3 का आंसर भी इंटीग्रल वैल्यू में नहीं आता बल्कि डेसिमल फ्रैक्शन में आता है, तो बी कैन ऑल्सो बी नॉट द पॉसिबल ऑप्शन। 5 रख के चेक करते हैं, तो 400 मल्टीप्लाई बाय 5, 400 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 300m इक्वल्स टू 5000, तो ये हो जाएगा 2000 प्लस 300m इक्वल्स टू 5000। ये 2000 इधर प्लस उधर आके माइनस हो जाएगा, ये बचा 300m इक्वल्स टू 3000। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 30/10, 30 डिवाइडेड बाय 3 वो मेरे पास हो जाता है 10, विच इज एन इंटीग्रल वैल्यू। इसका मतलब है कि 5 कैन बी दी पॉसिबल ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही मजेदार सवाल है बच्चों। इसमें कह रहे हैं कि पॉइंट P इज ऑन द सर्कल एंड हैज अ कोऑर्डिनेट्स 10, -5, यानी मेरे पास एक अदद सर्कल है, सर्कल पे यहाँ पे कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास 10, -5। कह रहे हैं एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज -5, 5। लेट्स कॉल के सेंटर C है -5, -5। कह रहे हैं कि PQ इज द डायमीटर। हम ये कह लेते हैं कि Q यहाँ पे एक और पॉइंट है, तो P और Q बेसिकली डायमीटर है जो कि सेंटर से भी गुजर रहा है। तो मुझे Q के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो मैं ये कह सकता हूं कि C इज एक्चुअली द मिड पॉइंट बिटवीन P एंड Q, तो यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा। मैंने कह दिया कि since C इज द मिड पॉइंट बिटवीन P एंड Q, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, मैं कह देता हूं कि लेट P के कोऑर्डिनेट्स है 10, -5 विच इज
x1 कॉमा y1 और q के कोऑर्डिनेट जो कि मालूम ही नहीं है, लेट्स कॉल दैट xy विच इज x2 कॉमा y2 और c जो सेंटर है वो है -5 कॉमा -5, ये मेरा मिड पॉइंट है, लेट्स कॉल दैट कोऑर्डिनेट्स एज x कॉमा y। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, हो जाएगा मेरे पास x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। बच्चों यहाँ पे आपके पास x के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -5 इक्वल्स टू x1 आ गया 10 प्लस का x डिवाइडेड बाय 2, y के कोऑर्डिनेट्स आ गए -5 इक्वल्स टू y1 के कोऑर्डिनेट हो गए -5 प्लस का y डिवाइडेड बाय 2। ये जो 2 है ये -5 से मल्टीप्लाई होगा दोनों केसेस में, तो मेरे पास ये हो जाएगा पहली वाली इक्वेशन बनेगी x वाली -10 इक्वल्स टू 10 प्लस x और दूसरी बनेगी -10 इक्वल्स टू -5 प्लस y। 10 को उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा मेरे पास -10, तो ये हो गया -10 और 5 को वहां ले जाएं तो वो हो जाएगा पॉजिटिव का 5। मेरे पास x के कोऑर्डिनेट्स आ गए -20 और y आ गया मेरे पास -5, यानी मेरे पास जो q के कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आ जाएंगे -20 कॉमा -5, यानी C is the only possible option. Let's move on to the next question. मुझसे कह रहे which of the following is a value of x which the expression is undefined. x की वो क्या वैल्यू होगी जिसमें आपका एक्सप्रेशन अनडिफाइन हो जाए। एक्सप्रेशन अनडिफाइन a की सूरत में होगा भाई, और वो सूरत कब होगी कि x² प्लस 7x प्लस 12 का आंसर 0 आ जाए। हम जरा रख के चेक करते हैं तमाम ऑप्शन को, पहला रख के चेक करते हैं तो ये हो गया 9 प्लस 21 प्लस 12, लो भाई ये 0 तो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि इस पे अनडिफाइन नहीं होगा। अब ये वाली रख के चेक करते हैं, ये हो गया आपका 9 माइनस 21 प्लस का 12, ये आपके पास हो गया -12 प्लस 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे अनडिफाइन हो रहा है, यहाँ पे अनडिफाइन हो रहा है, तो 2 इज द राइट ऑप्शन। अब ये रख के चेक करते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पे 16 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 4 28 प्लस का 12, सब एडिशन में, तो आंसर 0 नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे भी अनडिफाइन नहीं हो रहा है, ठीक है। -4 चेक करते हैं, ये हो गया -4 का स्क्वायर 16, 7 इंटू -4 माइनस का 28 प्लस का 12 इक्वल्स टू 0। 16 माइनस 28 -12 पॉजिटिव 12, तो भाई यहाँ पे भी आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये -4 पे भी अनडिफाइन होगा, तो ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 आर द राइट ऑप्शंस, तो हम बी को चूज करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों बहुत ही मजेदार सवाल है, यहाँ पे मुझे कह रहे हैं कि a की पावर 2x मल्टीप्लाई बाय a की पावर y बराबर है √a के। मेरे पास ये हो जाएगा a की पावर 2x डॉट a पावर y इक्वल्स टू, इसको भी हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा a की पावर 2x प्लस y इक्वल्स टू a की पावर 1/2। अगर बेसिस सेम है तो पावर्स इक्वेट हो सकती हैं, तो 2x प्लस y का आंसर आ गया 1/2, a की इक्वेशन तो ये बन गई। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड थिंग। आगे कह रहे हैं कि क्यूब रूट ऑफ b बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ bx, तो ये हो जाएगा b की पावर 1/3 इक्वल्स टू b की पावर x और होल पावर आ रही है 1/2, तो ये हो जाएगा b की पावर 1/3 इक्वल्स टू b की पावर x/2, यानी x/2 का आंसर आ गया 1/3, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास इन शॉर्ट 2/3। यहाँ पुट करते हैं इसको, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2/3 प्लस का y इक्वल्स टू 1/2, तो ये हो गया 4/3, उधर ले जाएंगे तो ये हो गया 1/2 माइनस का 4/3, एलसीएम ले लिया तो ये हो गया 6 3 माइनस 8, तो मेरे पास ये हो गया -5/6, यानी मेरे पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। आगे मुझसे कह रहे हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस 7y, तो मैं लिख सकता हूं x प्लस 7y की जगह 2/3 प्लस 7 इंटू -5/6, तो बच्चों ये हो जाएगा मेरे पास 2/3 माइनस 35/6, 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई नीचे भी ऊपर भी, तो ये हो गया 4/6 माइनस 35/6, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, सिंगल दफा लिखा, न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट किया,
तो फाइनली आई गॉट नेगेटिव 31/6, which is B is the right possible option. Let's move on to the next question. बच्चों ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। मुझे कह रहा है सवाल में कि a and b are the prime numbers and 2 power a with 4 power b equals to 5 1 2. 2 power a into 4 power b equals to 5 1 2. सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4 की जगह 2 का स्क्वायर विद पावर b इक्वल्स टू 5 1 2. तो ये हो जाएगा 2 की पावर a, पावर पे पावर आई तो दोनों मल्टीप्लाई, ये हो गया 2b इक्वल्स टू 5 1 2. 5 1 2 की जरा हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास 256, फिर ये हो गया मेरे पास 128, फिर ये मेरे पास हो गया 64, फिर ये मेरे पास हो गया 32, 16, 8, 4, 2 एंड 1. तो 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 की पावर a प्लस 2b इक्वल्स टू 2 की पावर 9. तो मैं बेसिस से में पावर्स को इक्वेट करवा लेता हूं, a प्लस 2b इक्वल्स टू 9. मुझे पहली सवाल में इसने एक बात क्लियर कट बोल दी है कि a और b जो है वो दोनों प्राइम नंबर्स हैं. तो मैं अगर सबसे पहला प्राइम नंबर चूज करूं, यानी प्राइम नंबर सीक्वेंस वाइज 2 मैं अगर चूज करूं, तो मैं कहता हूं इफ a इक्वल्स टू 2, मेरे पास ये एक्सप्रेशन हो जाएगी 2 प्लस 2b इक्वल्स टू 9, यानी हो जाएगा 2b इक्वल्स टू 9 माइनस 2. ठीक है जी. मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा था, a की जगह मैंने अपने 2 को सब्सटीट्यूट किया, या फिर हम ये करते हैं बल्कि हम b की जगह a को मैं यहाँ पे सब्जेक्ट बना लेता हूँ. a को अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट बना लेता हूँ तो मेरे पास ये हो जाएगा 2b इक्वल्स टू 2b, बल्कि अगर मैं b को सब्जेक्ट बनाता हूँ तो ये हो जाएगा 2b इक्वल्स टू 9 माइनस का a. अगर मैं b की जगह 2 रखता हूँ, अगर मैं b की जगह 2 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 9 माइनस a. a को वहां ले जाते हैं और इसको यहाँ, तो ये हो जाएगा a इक्वल्स टू 9 माइनस 4, यानी a की वैल्यू आ गई 5. यानी अगर मैं a कॉमा b लूँ, अगर मैं a को 2 लूंगा, अगर मैं a को 2 लूंगा तो मेरा अगर मैं बल्कि b को 2 लूंगा तो a मेरा 5 हो जाएगा. ठीक है, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, मेरे पास वैल्यू आ गई 5,2. यानी मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैंने b को 2 ले लिया, अगर मैंने b को 2 ले लिया तो a मेरे पास 5 आ गया, यानी इट इज 5,2. इसी तरह से अगर मैं b की जगह 3 को सब्सटीट्यूट करवा देता हूं तो मेरे पास ये हो जाएगा a प्लस 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 9. तो ये हो जाएगा a प्लस 6 इक्वल्स टू 9, a इक्वल्स टू 9 माइनस 6, यानी a की वैल्यू आ गई 3. यानी मेरे पास दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि a भी 3 और b भी 3. अच्छा जी, अब हम जरा यहाँ पे वैल्यूज को रख के चेक कर लेते हैं. मुझे निकालना है 2a प्लस 4b, मुझे निकालना है 2 पावर a प्लस 4 पावर b. तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 2. 2 की पावर 5 का मतलब है 2 अपने आप से 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, जो कि 32 होता है, और 4 का स्क्वायर होता है 16, यानी 48. सेकेंड केस में अगर मैं देखूं तो मेरे पास हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब. 2 का क्यूब होता है 8, 4 का क्यूब होता है 64, तो ये होता है 72. यानी मेरे पास जो ऑप्शन आ रहे हैं वो आ रहे हैं 48 एंड 72, यानी ऑप्शन 1 एंड 2 ये दोनों बिल्कुल ठीक है. तो मैं डायरेक्टली ए को चूज करूंगा, दैट 1 एंड 2 आर द बेस्ट पॉसिबल आंसर्स. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बच्चों इस सवाल में मुझे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द फंक्शन. सबसे पहले तो हम फंक्शन को क्वाड्रेटिक फंक्शन के सेंस में ले लेते हैं, क्योंकि जितने भी ऑप्शंस दे ऑल आर इन द क्वाड्रेटिक फॉर्म. तो ये हो जाएगा मेरे पास x इंटू 3 माइनस एक्स एंड माइनस 5 इंटू 3 माइनस एक्स. तो ये हो जाएगा 3x माइनस का x स्क्वायर, नेगेटिव का 15, पॉजिटिव का 5x. ये मेरे पास बचा नेगेटिव एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव का 8x, नेगेटिव का 15. अगर मैं यहाँ से नेगेटिव कॉमन लूँ तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 15. ठीक है जी. अच्छा, अब यहाँ पे मैं जरा मिडिल टर्म ब्रेकिंग करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन क्योंकि दिस इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर, सो आई नीड टू ऐड और सब्ट्रैक्ट समथिंग टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर. मैंने ले लिया a, इसको कंसिडर कर लिया, a स्क्वायर बीच में लिखा, माइनस का 2
ए की जगह x, अब b की जगह ऐसा नंबर लिखना है कि प्रोडक्ट लूं तो 8 आ जाए, दैट शुड बी 4। इसका मतलब है कि b स्क्वायर के लिए मुझे 4 स्क्वायर खुद से ऐड करवाना पड़ेगा। जब खुद से ऐड किया तो डेफिनेटली खुद से उसको माइनस भी करना पड़ेगा और आगे प्लस का 15 भी आ रहा है। फाइनली ये मेरे पास बचा नेगेटिव और इसको मैंने फॉर्मूले में बंद कर दिया। मेरे पास ये हो जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर और माइनस 16 प्लस का 15। मेरे पास ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 16 प्लस 15 माइनस का 1। अब मेरे पास जब ये बाहर वाला माइनस मल्टीप्लाई होगा तो फाइनली हो जाएगा माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस। तो b इज द ओनली पॉसिबल ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों सवाल में मुझे कह रहे हैं कि लेट x एंड y बी द टू नंबर्स, x और y कोई दो नंबर्स हैं सच दैट x इज ग्रेटर देन y। यानी कह रहे हैं कि x जो है वो y से बड़ा होगा और x नेगेटिव y से छोटा होगा। अगर मैं y को 2 सपोज करूं तो कंडीशन को जम नहीं रही है कि x जो है वो पॉजिटिव 2 से बड़ा है लेकिन नेगेटिव 2 से छोटा है। ऑब्वियसली ये बात नहीं बन रही है। x की अगर वैल्यू 2 से बड़ी है तो इसका मतलब है 3, 4, 5। अगर x 3, 4, 5 या ऑनवर्ड्स है तो x नेगेटिव 2 से छोटा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि y जो है y इज नॉट अ पॉजिटिव आंसर, y इज नॉट अ पॉजिटिव वैल्यू, y पॉजिटिव नहीं है। तो कह रहे हैं कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। भाई डेफिनेटली y अगर पॉजिटिव नहीं है तो y 0 से छोटा होगा, y अगर पॉजिटिव नहीं है तो y 0 से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है जी। इसी तरह से अगर y पॉजिटिव है तो मॉडुलस ऑफ x पॉजिटिव y से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये इससे छोटा है तो x को फिर नेगेटिव y से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। लेकिन कंडीशन कह रही है कि वो नेगेटिव y से छोटा है, तो ये भी पॉसिबल ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब है कि मॉडुलस ऑफ x शुड बी स्मॉल देन दी नेगेटिव y, यानी 2 and 4 आर दी only possible options. Let's move on to the next question. बच्चों यहाँ पे कह रहे हैं कि if a is an integer chosen randomly from the set 1, 2, 3, 4, 5 and b is an integer chosen randomly from the set 0, 5, 7, 12, 15, what is the probability that a plus b is a distinct प्राइम नंबर। वो क्या प्रोबेबिलिटी है कि a और b जो है वो हमारे पास प्राइम नंबर बनेगा। सबसे पहले तो मैं a की फर्स्ट वैल्यू को b की तमाम वैल्यूज में इंडिविजुअली ऐड करके चेक करता हूं। तो मेरे पास ये बनेगा 1 + 0 1, 1 + 5 6, 1 + 7 8, 1 + 12 13, 1 + 15 16। इसी तरह अब मैं 2 को ऐड करके चेक करता हूं तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 + 0 2, 2 + 5 7, 2 + 7 9, 2 + 12 14 and 2 + 15 17। इसी तरह से अब मैं 3 को ऐड करके चेक करता हूं 3 + 0 3, 3 + 5 8, 3 + 7 10, 3 + 12 15 and 3 + 15 18। अब मैं 4 को ऐड करके चेक करता हूं तो 4 + 0 4, 4 + 5 9, 4 + 7 11, 4 + 12 16 and 4 + 15 19। 5 को ऐड करके चेक करते हैं तो ये हो गया 5 + 0 5, 5 + 5 10, 5 + 7 12, 5 + 12 17 and 5 + 15 20। अब आप जरा ध्यान से देखें तो आपके पास 1 तो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 6 भी प्राइम नहीं है, 8 भी प्राइम नहीं है, 13 प्राइम है, अगेन 16 प्राइम नहीं है, 2 प्राइम है, 5 प्राइम है, 9 प्राइम नहीं है, 14 प्राइम नहीं है, 17 प्राइम है। तो मैंने लिख दिया 5 और 17। इसी तरह 3 प्राइम है, 8 प्राइम नहीं है, 10 प्राइम नहीं है, 15 प्राइम नहीं है, 18 प्राइम नहीं है, 4 प्राइम नहीं है, 9 प्राइम नहीं है, 11 प्राइम नंबर है, 16 नहीं है, 19 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 10 नहीं है, 12 नहीं है, 17 प्राइम नंबर है, 20 नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बेसिकली टोटल 9 नंबर्स मेरे पास यहाँ पे जो है वो कुछ इस तरह के बन रहे हैं जो कि हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है जी। अब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज मेरे पास क्या बनेगी, टोटल पॉसिबिलिटीज बनेगी कि मेरे पास टोटल यहाँ पे
ए में भी टोटल 5 एलिमेंट्स हैं, बी में भी टोटल 5 एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ए मल्टीप्लाई बाय बी कर दूं, अगर मैं ए मल्टीप्लाई बाय बी कर दूं तो मेरे पास टोटल वैल्यूज बन जाएंगी 25। तो फेवरेबल आउटकम्स है 9, टोटल आउटकम्स है 25। डिवाइड करेंगे तो 0.36 आंसर आएगा ऑप्शन ए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वलेंट टू दिस। देखिए यहाँ पे 7 आ रहा है, तो नीचे वाली फ्रैक्शन से कंप्लीटली डिवीजन मुमकिन नहीं है। इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ होगा। तो ए में भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, बी में भी कुछ नहीं है, तो ये पक्का हो गया ए और बी ऑप्शंस नहीं हो सकते। लेट्स चेक आउट सी। सी का एलसीएम लेके देखते हैं। मैंने लिया 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 अटैक करेगा 2x पे, ठीक है जी। 3x प्लस 2 अटैक करेगा 2x पे, आगे आगे नेगेटिव का 1। अब ये हो गया 6x स्क्वायर प्लस का 4x डिवाइडेड बाय 3x प्लस 2। न्यूमरेटर में तो 7 आ रहा है, बी ऑप्शन नहीं है। लेट्स चेक आउट डी। एलसीएम लिया तो 2x अटैक करेगा 3x प्लस 2 पे, फिर प्लस का 1 अटैक करेगा 3x प्लस 2 पे, आगे बचा एज इट इज -2। ये मेरे पास हो गया 6x स्क्वायर, पॉजिटिव का 4x, पॉजिटिव का 3x, पॉजिटिव का 2, नेगेटिव का 2 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 2 से 2 कैंसिल, 4 प्लस 3 हो गया 7x। यानी डी इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। इस सवाल में मुझे कह रहा है कि विच ऑफ दीज इक्वेशंस कुड बी एन इक्वेशन फॉर अ लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्स। याद रखिएगा, अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है तो डेफिनेटली एक्स मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, तो जो भी लाइन मेरे पास एक्स के साथ परपेंडिकुलर है दैट शुड बी अ वर्टिकल लाइन एंड दैट शुड बी द लाइन ऑफ वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस है तो मेरे पास वहां पे एक्स की वैल्यू 0 होगी। बहुत आसान सा एमसीक्यू था। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सवाल में प्यारे बच्चों मुझे कह रहे हैं कि फॉर हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज डज दिस एक्सपेंशन होल्ड ट्रू। सबसे पहले इस इनइक्वालिटी को हम ये करते हैं कि दोनों तरफ -40 को ऐड करवा देते हैं। मेरे पास ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर नेगेटिव का 6x नेगेटिव का 40 लेस देन 0। यहाँ पे अगर मैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग अप्लाई करवाऊं तो ये मेरे पास इसके जो लीनियर फैक्टर्स बनेंगे वो बनेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 4x माइनस का 40 लेस देन 0। x कॉमनली अंदर बचा x माइनस 10, यहाँ से प्लस 4 कॉमन लिया अंदर बचा x माइनस 10, x माइनस 10 कॉमन लिया अंदर बचा x प्लस का 4। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यूज आएगी दैट शुड बी x की वैल्यू मेरे पास एक आ जाती है मेरे पास +10, ठीक है जी। एक मेरे पास तो वैल्यू आ जाती है यहाँ पे +10 और एक वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ सकती है नेगेटिव का 4। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन की बात करूँ तो मेरे पास जो मेरी एक्सप्रेशंस आ रही हैं दैट शुड बी बिटवीन -4 टू +10। -4 टू +10 मेरे पास वैल्यूज आनी चाहिए। यहाँ से फैक्टर निकालेंगे दैट शुड बी -4 एंड दैट शुड बी +10। तो वो मेरे पास हो जाएगा -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 values are actually possible between these two factors. Let's move on to the next question. बच्चों बहुत ही मजेदार सवाल है। यहाँ मुझे कह रहे हैं कि एक अदद मैट्रिक्स है जिसकी डायमेंशन है मेरे पास A क्रॉस B। एक अदद मेरे पास मैट्रिक्स है जिसकी डायमेंशन मुझे क्या दी हुई है प्यारे बच्चों, A क्रॉस B दी हुई है। इसका मतलब है कि ये रॉज हैं और ये कॉलम्स हैं। और मेरे पास यहाँ पे जो दूसरी मैट्रिक्स की डायमेंशन है वो B क्रॉस C है, यानी ये रॉज है और ये कॉलम है। इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स वन में जो रॉज है वो A है और जो कॉलम्स हैं वो B हैं। और मैट्रिक्स 2 के अंदर जो रॉज हैं वो बेसिकली B आ रही हैं और जो कॉलम्स हैं वो C आ रही हैं। अब अगर आप देखें पहली मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स के जो रॉज है वो बिल्कुल बराबर है, यानी कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू दी रॉज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स
यही तो दो मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन है। तो इसका मतलब है कि द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट करेगा। सेकंड में भी कह रहे थे प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा। द प्रोडक्ट ऑफ वाई एक्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा अभी देख लेते हैं। अगर मैं इसको यूं लूं, यानी इसका मेरे पास जो कॉलम है वो सी आ रहा है, लेकिन इसकी रॉ मेरे पास ए आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कॉलम एंड रॉज सेम नहीं है, तो प्रोडक्ट ऑफ वाई एक्स विल नॉट एग्जिस्ट। सो 1 and 2 आर दी बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही जबरदस्त सवाल है प्यारे बच्चों। इस सवाल में मुझे कह रहा है कि एक सेल्स वुमेन है जो कि कमीशन रेट है जिसका 6.5% टू अर्न 13,000 रुपीज। अगर उसको 13,000 रुपए कमाने हैं, ठीक है, तो उससे टोटल अमाउंट का, अगर उसे 13,000 रुपए कमाने हैं तो उसे टोटल अमाउंट पे 6.5% जो है वो कमीशन रखना पड़ेगा। अगर उसे 13,000 रुपए कमाने तो उसे टोटल अमाउंट पे 6.5% कमीशन रखना पड़ेगा। तो मैं कह देता हूं कि लेट द टोटल अमाउंट इज एक्स। लेट द टोटल अमाउंट इज एक्स, तो 6.5% का मतलब क्या है? 6.5% का मतलब ये है कि मैं लिख देता हूं 6.5 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ एक्स एंड दैट शुड बी इक्वल इनटू दी 13,000। ठीक है जी। आप यहां पे ये कर सकते हैं कि ये डेसिमल के बाद एक डिजिट आ रहा है तो एक जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डिवाइड भी कर दिया, 100 जो है वो 1000 हो गया, आगे हो गया 13,000। ये 1000 डिवाइड हो रहा हो तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 65x इक्वल्स टू 13,000, आगे मल्टीप्लाई बाय 1000, 65 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, तो 13,000 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 65। 13 1 times 13, 13 5 times 65, and 5 1 times 5, 5 2 times 10, 5 0 times 0, 0 times 0। तो फाइनली एक्स मेरे पास बचा 200 मल्टीप्लाई बाय 1000 जो कि बनता है 200,000। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसे 13,000 रुपए कमाने हैं, 6.5% कमीशन रेट ऑन द टोटल अमाउंट, सो द अर्निंग शुड बी 200,000। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों बहुत ही मजेदार सवाल है ये, जरा इसको भी एक देख लेते हैं जी। ये हमारे पास कह रहे हैं सवाल के अंदर कि द ग्राफ ऑफ अ लाइन इन द एक्स वाई प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट सी कॉमा बीटा एंड द स्लोप ऑफ -2। एक लाइन है जो कि एक्स वाई प्लेन से गुजर रही है, उसका स्लोप है -2 और वो एक पॉइंट से गुजर रहा है जो है सी कॉमा बीटा। लेट्स कॉल दैट पॉइंट एज x1 कॉमा y1। लाइन की इक्वेशन आ गई y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो मेरे पास प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, मेरे पास ये हो जाएगा y माइनस बीटा इक्वल्स टू -2 इंटू एक्स माइनस सी। तो फाइनली हो जाएगा y माइनस बीटा इक्वल्स टू -2x प्लस का 2c। आगे मुझसे कह रहे हैं कि ये लाइन एक्स एक्सिस पे एक और पॉइंट a,0 से भी गुजर रही है। कोई भी लाइन अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट से गुजरती है तो उसकी इक्वेशन उस पॉइंट को जस्टिफाई करती है। इसका मतलब है कि मैं a,0 को ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर सकता हूं। तो y की जगह 0 माइनस का बीटा इक्वल्स टू -2, x की जगह a प्लस का 2c। मुझे c रिक्वायर्ड है, ये उधर चला जाएगा तो ये हो गया 2a माइनस का बीटा इक्वल्स टू 2c। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2a माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। एलसीएम ब्रेक कर देंगे, दो न्यूमरेटर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उन दोनों के नीचे अगर सिंगल डिनोमिनेटर आ रहा है तो हम उसको हर एक के नीचे अलग अलग लिख देंगे। तो 1/2 बीटा, ये 0.5 बीटा, यानी सी इज द पॉसिबल ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों बहुत ही जबरदस्त सवाल है, लिमिट का क्वेश्चन है मेरे पास। लिमिट मेरे पास x की वैल्यू 2 आ रही है, अगर मैं इसको डायरेक्टली सब्सटीट्यूट करूं तो 2 का स्क्वायर 4, 5 इंटू 2 10 प्लस 6, तो मेरे पास 4 माइनस 10 -6 प्लस 6 0 हो जाएगा। और मुझे डिनोमिनेटर में 0 नहीं लाना है तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। मैंने लिखा लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ऊपर से मैंने x कॉमन लिया, अंदर बचा x स्क्वायर प्लस का x नेगेटिव का 6 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे, तो ये मेरे पास हो जाएगा प्लस का 3x माइनस का 2x
नेगेटिव का 6 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 6। तो फर्दर ये हो जाएगा मेरे पास x मैंने लिया कॉमन, अंदर बचा x प्लस 3, फिर माइनस का 2 लिया कॉमन, अंदर बचा x प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज होल डिवाइडेड बाय। अब डिनोमिनेटर से भी मैं क्या काम कर सकता हूँ प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पे लिया x कॉमन, अंदर बचा मेरे पास x माइनस 3, नेगेटिव 2 कॉमन लिया तो माइनस प्लस माइनस, अंदर बचा x माइनस 3। अब यहाँ पे x प्लस 3 कॉमन लिया तो अगला फैक्टर बना x माइनस 2। यहाँ पे मैंने x माइनस 3 कॉमन लिया तो अंदर फैक्टर अगला बचा x माइनस 2। x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, ऊपर बचा x इंटू एक्स प्लस 3, नीचे बचा x माइनस 3। लिमिट अगर अब हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं अप्लाइंग लिमिट, तो मेरे पास ये क्या बचेगा, x की जगह तो प्यारे बच्चों मेरे पास एज इट इज 2 आ गया, ठीक है जी। x की जगह एज इट इज 2 और 2 प्लस 3 होता है 5, नीचे 2 माइनस 3 हो गया नेगेटिव 1, तो ये हो गया नेगेटिव का 10, यानी ऑप्शन नंबर ए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों बहुत ही मजेदार सवाल है, कह रहे हैं व्हाट इज द सम ऑफ द कंसेक्यूटिव इंटीजर्स फ्रॉम -1001 टू +2001। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाल देता हूँ। मुझे पता है कि इंटीजर्स के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तो डेफिनेटली ये जो सम मुझे निकालना है ये मुझे अरिथमेटिक सीरीज का सम निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास आ जाएंगी 2001 माइनस का 1001, क्योंकि 1001 भी माइनस होगा तो एक दफा 1 को भी ऐड करवा देंगे, तो ओवरऑल सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा 3003। ठीक है जी। अब मुझे यहाँ पे बेसिकली सम निकालना है, तो सम निकालने का फॉर्मूला होता है सम इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो बच्चों ये मेरे पास हो जाएगा 3003 डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट टर्म है मेरे पास नेगेटिव का 1001 और लास्ट टर्म है मेरे पास 2001। हम इसको डिवाइड करते हैं तो 2 1 टाइम्स 2, 2 1 टाइम्स 2, 1 कैरी, 2 5 टाइम्स 10, 2 0 टाइम्स 0, 2 1 टाइम्स 2, 1 कैरी, डेसिमल के बाद दोबारा 10 आ जाएगा, तो ये हो गया 1501.5 मल्टीप्लाई बाय 1000, डेसिमल 3 डिजिट आगे घूमेगा तो ये हो गया 1501500, यानी बी इज द पॉसिबल ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों बहुत ही मजेदार सवाल है, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज अ ग्राफ इन द एक्स वाई प्लेन फॉर विच द वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -4। कह रहे हैं कि वो कौन सी इक्वेशन है जिसका जब ग्राफ प्लॉट करें तो y या तो -4 है या -4 से बड़ा है। कुछ नहीं करना, हर ऑप्शन में एक दफा x को 0 रख के देखते हैं। तो यहाँ पे हमने रखा 0, तो मेरे पास ये हो गया -2। ठीक है जी। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा y -3 -0 -2 रखा, तो मॉडुलस मेरे पास होता है +2, यानी y -5 इक्वल्स टू 0 अगर मैं ले लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे, बल्कि ये इक्वालिटी का साइन अगर हम कंसिडर करते हैं तो y की वैल्यू 5 आ रही है। मुझे कह रहे हैं कि इट शुड बी -4 से बड़ा आना चाहिए, या तो -4 से बड़ा हो या फिर -4 के बराबर हो। सो दिस कुड नॉट बी द पॉसिबल ऑप्शन। यहाँ पे अगर हम 0 रखते हैं तो पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 रखते हैं तो 3 की पावर 5 आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, विच इज अगेन नॉट सेटिस्फाइंग द वैल्यू। हाँ, यहाँ पे अगर हम रखते हैं तो ये हो जाता है -4। ठीक है, तो मेरे पास ये वाली कंडीशन मैच हो रही है, तो D is the possible option. Let's move on to the next question. बच्चों इस सवाल में कह रहे हैं K is divisible by 4, 5 and 10. Which of the following must also be divided? कुछ नहीं करना, 4, 5, 10 का एलसीएम ले। 2 times 4, 2 5 times 10, 2 1 times 2, 5 1 times 5, so 2 multiplied by 2 multiplied by 5, that makes it 20. C is the right option. Let's move on to the last question. Let's move on to the last question. लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग जो है वो मूव कर रहे हैं। सवाल में कह रहे हैं कि इफ द डोमेन
of the function f of x 2 power negative x divided by x की पावर -2। इस x की पावर -2 को मैं ऊपर ले जाता हूँ और 2 की पावर x को मैं नीचे ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 की पावर x। Here is the set of 1 2 3 4 then the range does not contain। कह रहे कि एक फंक्शन है मेरे पास f of x x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 की पावर x। कह रहे इट इज द सेट ऑफ डोमेन का जो सेट उसका दिया हुआ है 1 2 3 4 दिया हुआ है। कह रहे कि रेंज जो है वो इनमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो रेंज कंटेन नहीं करती है। बारी बारी तमाम एलिमेंट्स को रख के चेक करते हैं। पहले हम f ऑफ 1 रख के चेक करते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 की पावर 1 2, तो 1/2 आ रहा है जो कि b कंटेन कर रहा है। लेट्स चेक आउट द सेकंड ऑप्शन, इन्हीं f ऑफ 2 रख के चेक करते हैं, तो मेरे पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 2 की पावर 2, अगेन इट्स अ 4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर आ गया 1 जो कि a कंटेन कर रहा है। मुझे तो वो निकालना है जो रेंज कंटेन नहीं कर रही है। लेट्स कैलकुलेट f ऑफ 3। f ऑफ 3 मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 2 का क्यूब 8 हो गया, तो 9/8 ये c कंटेन कर रहा है। लेट्स चेक आउट द फोर्थ ऑप्शन दैट इज f ऑफ 4। तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 एंड 2 की पावर 4, ये भी मेरे पास 16 ही होती है। मेरे पास हो गया 16/16 यानी 1 अगेन कंटेन हो रहा था a से, तो ओनली दिस ऑप्शन इज नॉट बीन कंटेन्ड बाय द रेंज, सो डी इज दी ओनली पॉसिबल ऑप्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।